नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वडोदरा से आई दिल को दहलाने वाली खबर। यहां स्कूली बच्चों से भरी हुई नाव पलटने की वजह से 14 की जान जाने की खबर है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय गुजरात की खबर भी होगी। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने बताई है राम राज्य की असली परिभाषा और वडनगर में मिले 2800 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष। दिखाएंगे आपको हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात के वडोदरा से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ की हरणी झील में नाव पलटने से 14 लोगों की मौत की सूचना है। नाव पर निजी स्कूल के 27 छात्र सवार थे। नाव पर ज्यादा सवारी होने की वजह से नाव पलट गई और सभी डूब गए। 10 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया, लेकिन 14 लोग हैं जिनमें 12 बच्चे बताए जा रहे हैं। 2 टीचर हैं जिनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों को बिना लाइफ जैकेट पहनाए नाव में बिठाया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम बाकी के छात्रों की तलाश में जुटी हुई है। अभी तक 10 बच्चों को बचाया गया है, जबकि गोताखोरों ने बाकी के बच्चों की तलाश शुरू कर ही दी है। हादसे की जगह पर शोकाकुल लोगों की भारी भीड़ जमा है। हालांकि प्रशासन जी जान से रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी वडोदरा पहुंच रहे हैं। લોકો પણ ઈચ્છી રહ્યા છે અને પરિવારને અને તેમના વાલીઓને બાળકો જે ન્યાય મળે તે ખૂબ જરૂરી છે। પાછળ આવો। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन जो निग्लिजेंसी की वजह से हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर की निग्लिजेंसी थी, ओवरलोड बच्चों को भरा गया, लाइफ जैकेट भी नहीं थी। ये बड़ौदा शहर के लिए दूसरी बार ऐसा हादसा हुआ है। पहले सुसागर तालाब में भी हुआ था, ये दूसरी बार। जो भी कसूरवार हो गया उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। सरकार में विधायक है, सरकार में बोलेंगे और जो भी कसूरवार है उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। नहीं, हॉस्पिटल में ले गए हैं रेस्क्यू। अभी भी एनडीआरएफ की टीम आ गई है और हॉस्पिटल में जो है कितने लोग बचे, कितने एक्सपायर्ड हुए वो पूरा आंक नहीं आया है, लेकिन अंदर पहले तो क्लियर ये कर रहे हैं बच्चे जितने थे उनमें से जितने निकल गए हैं, जिसको बाहर निकाला। अभी कोई बच्चा तो अंदर है तो नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम। जो भी दुर्घटना हुई बहुत दुखदायक घटना है। जो प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए वो बिल्कुल रखना ही है। नहीं हुआ है उसके लिए कार्यवाही बिल्कुल कड़क होगी। आज लेक जोन में जो दुखद घटना बनी है उसमें लगभग 26 से 27 बच्चे थे रिपोर्ट में, और लगभग अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ 14 जैसे आ रहे हैं जो कि जिनकी मृत्यु हुई है, और लगभग 3 से 4 टीचर थे। अभी पूरा ऑफिशियली जो नंबर है वो हमारे पास अभी भी नहीं आया, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल पहुंचाया है। एक आधे 2 जन को अभी भी हम लोग ढूंढने का पूरा प्रयास चालू है। फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पे कब से खड़ी है, और यही भगवान से इच्छा रखते हैं कि बच्चे सही कुशल भाग में। वडोदरा हरणी तळावમાં સ્કૂલના બાળકો પ્રવાસ અર્થે ગયા અને બોટિંગ દરમિયાન બોટ ઊંધી પડી જવાથી 14 કરતાં વધારે બાળકો અને શિક્ષકોના મૃત્યુ થયા છે। આ સમાચાર જાણી ખૂબ જ દુઃખ અનુભવીએ છે અને આ દર્દનાક જે ઘટના બની એ આપણા સૌના માટે આંખ ઉગાડનારી ઘટના છે। એ મોરબીનો અકસ્માત હોય કે અનેક પ્રવાસ સ્થળોએ જે નાના મોટા અકસ્માત થઈ રહ્યા છે એ ખરેખર ચિંતાજનક છે। ત્યારે આજે આ સ્કૂલના બાળકો પિકનિક માટે ગયા, ઉત્સાહ સાથે બોટિંગ કરવા ઉતર્યા અને જે દુર્ઘટના બની છે અને બાળકોના જે દર્દનાક મોત થયા, ખરેખર આપણને કમકમાટી આવી જાય કે આ રીતે માસૂમ બાળકોના જીવ ગુમાવ્યા છે। ત્યારે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે આ તમામ મૃતકના આત્માઓને શાંતિ આપે અને એમના પરિવાર પર ના પૂરી શકાય એવી ખોટ આવી છે અને ખૂબ જ આ દુઃખની ઘડીમાં પરિવારને પણ સાંત્વના મળે, એમને પણ ભગવાન શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। વડોદરામાં જે રીતે સમાચાર મળી રહ્યા છે, એક બોટ પલટી છે, એમાં 5 થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા સેવાઈ છે। ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે। ભગવાન તમામ મૃતકોને શાંતિ અર્પે, પરંતુ સવાલ એ છે કે પીપીપી ધોરણના રવાડે ચડેલી આ સરકાર આજે
જેટલા પણ કોન્ટ્રાક્ટરોને આપી દે છે, પછી એ કોન્ટ્રાક્ટરો લાઈફ જેકેટ વગર પણ બોટિંગ કરાવતા હોય, એના નોર્મ્સ ન પાડતા હોય અને આવું વારંવાર ઘટનાઓ બનતી હોય, ત્યારે આપણા લોકોની જાન જાય છે, આપણા લોકોના જીવ જઈ રહ્યા છે. રાજનીતિની વાત નથી, પરંતુ સૌથી દુઃખદ વાત એ છે કે કેમ કોઈ ધ્યાન નથી દેતું. वडोदरा की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है. वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी हादसे पर गहरा शोक जताया है. मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता करने का भी ऐलान कर दिया गया है. और हम बात करेंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गुजरात किस तरह से राममय है उसकी. राजनीति से लेकर सामाजिक कार्यक्रमों तक राम नाम की गूंज नजर आ रही है. द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने सभी देशवासियों से विवाद को छोड़कर रामोत्सव में शामिल होने के लिए कहा है. तो नवसारी में रामानंदाचार्य ने कहा कि राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तो गलत क्या है. सूरत में रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो रामलला के आगमन से पहले वडोदरा में रावण दहन किया जा रहा है. नादियाड में 1001 रुपए से बने नोटों के हार अयोध्या भेजे जा रहे हैं तो गुजरात से एक भक्त साइकिल चलाकर अयोध्या पहुंचा है. गुजरात के डीसा में स्कूली बच्चों ने तैयार किया है श्री राम का नाम और थाईलैंड में गुजरात की स्काई डाइवर ने श्री राम का झंडा लेकर 13,000 की फीट से लगाई है छलांग. कुल मिलाकर अपने आराध्य राम के आगमन पर भक्तों में कुछ अनोखा ही करने की होड़ लगी हुई है. और अब बात करेंगे द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की. हमने आपको शंकराचार्य से खास बातचीत का पहला अंश दिखा दिया है. पहला जो हिस्सा है वो आपने देख ही लिया है. अब देखते हैं शंकराचार्य ने राम राज्य की क्या परिभाषा बताई है. शंकराचार्य से बात की हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी ने. राम राज्य की कल्पना धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि राम राज्य आना चाहिए हमारे देश में. तो राम राज्य क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, ये राम राज्य है. तो राम राज्य की ओर यदि हमारा देश जा रहा है तो उसके लिए उस राम राज्य के लिए, राम राज्य की पद्धति का अनुसरण करने के लिए अयोध्या हमारा एक मुख्य केंद्र बनने जा रहा है. हम एक अच्छा संदेश वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राजनीति के आईने से हट कर के यह सब समझना होगा. आध्यात्मिक और धार्मिकता को धारण करके जब हम इन सब बातों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो शासन प्रशासन भी हमारे लिए विचार करने लगेगा कि प्रजा चाहती क्या है. प्रजा यदि राम राज्य चाहती है तो वह राम राज्य कौन सा राजा हमें दे सकता है. आज तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, तो डेमोक्रेसी है. इसमें प्रजा ही बहुमत देकर के राजा का निर्माण करती है, राजा को गद्दी पर आसीन कराते हैं. तो ये विचार करना चाहिए कि राम की आराधना किसके माध्यम से हम कर पाएंगे, राम राज्य कैसे आएगा, हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी. पूरे देश के लिए जो धर्मावलंबी हैं वो सब धर्मावलंबी अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे, गौ माता की रक्षा कैसे होगी, यज्ञ जप तप की रक्षा कैसे होगी. तो हमें ऐसे राजा चाहिए, ऐसा शासन चाहिए जो शासन प्रजा की इन इच्छाओं को पूरी कर सके. एक जो विवाद खड़ा हो रहा है, एक सवाल जो उठा है कि मंदिर जो है पूर्ण नहीं हुआ है और उसीलिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये योग्य नहीं है. ये तर्क या ये जो सवाल है वो कितना सही है या ये गलत है? अब हम तो अभी अयोध्या गए नहीं हैं और वहाँ के पुजारी हैं, पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा है कि जिस स्थल पर मंदिर निर्माण हो रहा है, जहाँ मूर्ति स्थापित होने वाली है, वो स्थान पूरा तैयार है, पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार है. तो उनकी बात को अगर स्वीकार करते हैं तो प्रतिष्ठा के संबंध में और मुहूर्त के संबंध में बहुत विकल्प हैं. दूसरी बात यह है कि अब यह समय नहीं रहा है, वहाँ मंगलाचरण हो चुका है,
संकल्प हो चुका है, अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। 121 ब्राह्मण काशी से और दक्षिण भारत से आकर के और कार्यक्रम प्रारंभ करा चुके हैं। और अनिल मिश्र जी जो मोदी जी की ओर से यजमान बनाए गए हैं सपत्नीक, वो वहाँ सारे कार्यक्रम ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार संपादित करवा रहे हैं। तो अब इन सब प्रश्नों से तो उलझना और उलझाना है। एक बात में सभी बात आ जाती है कि शंकराचार्य या जितने भी आचार्य हैं शास्त्रीय विधि के अनुसार, वेदोक्त विधि के अनुसार, जो हिंदुओं का विधि निषेध है, जो कर्मकांड है, उसके अनुसार सारे कार्यक्रम होना चाहिए। यही हम लोगों का संदेश है और यह होना भी चाहिए। इसमें पूरी बात आ जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, शंकराचार्यों की सहमति है और ये जो कार्य हो रहा है उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, सब ठीक चल रहा है और जो भी बहिष्कार कर रहे हैं उनको भी इसमें जुड़ना चाहिए। जो बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी जाना चाहिए। और चारों शंकराचार्य परमात्मा श्री राम की आराधना करने वाले हैं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने पंचदेवोपासना का आदेश दिया है। यही उपदेश चारों मठों से और दूसरे जो आचार्य हैं उनकी ओर से उपासना के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, तत्व तो एक ही है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति। अनेक मार्ग हो सकते हैं। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान, अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन तत्व की प्राप्ति तो हमें तत्व की प्राप्ति करनी है। तो किसी भी मार्ग से हम चलें, किसी भी आराधना का आश्रय लें, परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होगी। परमात्मा श्री राम हमारे आदर्श हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम परमात्मा ने जो जो किया वो धर्म होता गया। इसलिए परमात्मा ने दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतार लिया। मनुष्य का देह क्यों धारण किया? ताकि मनुष्य मुझे देख करके अनुकरण कर सकें कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मनुष्य होकर के उन्होंने मनुष्यों को उपदेश दिया कि तुम्हें क्या करना है, अपना जीवन यापन कैसे करना है, आचार विचार सदाचार कैसे, उसका पालन कैसे करना है। धर्म है ना। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मश्च लक्षणम। हमारी सनातनीय परंपरा में सदाचार प्रमुख होता है, सदाचार प्रधान है। तो बहुत अच्छा अवसर ये आया है कि अयोध्या में कौशल्या की गोद में भगवान शिशु के रूप में हम लोग दर्शन कर पाएंगे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, वो कौशल्या की गोद में अवतरित हो रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए। तो पूरे देशवासियों को इस समय प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। और अब बात महाराष्ट्र के नांदेड़ के जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की, जिन्होंने रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन किया है। डांग जिले में धर्म सभा के दौरान जगतगुरु रामानंदाचार्य ने शंकराचार्य के विरोध पर नाराजगी जताई। साथ ही साथ 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों होने जा रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सही बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाथों रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध गलत है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश का नाम दुनिया भर में पहुंचाकर देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। हमारे बड़े बड़े आचार्य लोगों ने उसके ऊपर जो नाराजी व्यक्त किया है वो हमें लगता है कि योग्य नहीं है। आज एक मुद्दा हमारे देश में उठा रहा है कि मोदी साहब के हाथों से मंदिर का यानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना योग्य नहीं है वगैरह वगैरह। मुझे तो लगता है उसमें कुछ भी अयोग्य है ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश का पंतप्रधान है जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उनके वजह से हमारे देश की जो शान है वो शान बढ़ गई है।
पूरे विश्व में हमारा जो देश है वो देश की संस्कृति संस्कार उसका दर्शन जिन्होंने घड़वाया है, ऐसे सुपूतों के हाथों से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। डॉक्टर मोहन भागवत जी है उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो मुझे तो लगता है बिल्कुल गैर नहीं है, वो लोगों ने करना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर वडनगर में करीब 3000 साल पुरानी बस्ती और सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव सभ्यता संस्कृति के साथ समयबद्ध चक्रों की जानकारी मिली है, जो ब्रिटिश काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक जाने का अनुमान है। देखते हैं वडनगर से यह खास रिपोर्ट। मेरे नीचे की तरफ की बात करें तो अलग अलग 7 जितनी संस्कृति यहाँ पे बस्ती होने के जो अवशेष हैं वो भी पाए गए हैं। आखिरकार 21 मीटर की गहराई में खनन करने के बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलग अलग 6 से 7 जितनी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया और आखिर में वो परिणाम हासिल किया है जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं कई वर्षों से की गई वडनगर के अंदर पुराने अवशेष होने की। गुजरात का वडनगर एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में 2800 साल पुरानी उस सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसकी खोज देश के पुरातत्व शास्त्री, इतिहासकार और मानव वैज्ञानिक पिछले कई सालों से कर रहे थे। गुजरात के वडनगर में फिलहाल हम मौजूद हैं और वडनगर की बात की जाए तो अलग अलग संस्कृति के यहाँ होने के अवशेष पाए गए हैं। IIT खड़गपुर द्वारा जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से यहाँ पे सर्वे हो रहा था, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि 2820 साल से ज़्यादा ये शहर जीवंत रहा है। अलग अलग संस्कृति जो एक के बाद एक सामने आती रही हैं, वो सारी संस्कृतियों के अवशेष वडनगर से पाए गए हैं। IIT खड़गपुर, भारतीय पुरातात्विक विभाग, अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और डेक्कन कॉलेज के विशेषज्ञों की टीम पिछले 7 सालों से वडनगर में खुदाई के जरिए प्राचीन भारत की सभ्यता के समयबद्ध विकास के सबूत ढूंढ रही थी। वडनगर में जहां प्राचीन और मध्य युग के ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वो जगह पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म स्थल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के इस अध्ययन में 7 सांस्कृतिक कालखंडों अर्थात वैदिक बौद्ध काल, मौर्य युग, इंडो ग्रीक, शक क्षत्रप काल, सोलंकी युग, मुगल सल्तनत इस्लामिक युग और गायकवाड़ ब्रिटिश शासन काल के सबूत एक साथ एक ही जगह पर मिले हैं। जैसे हम दीवार खड़ी करते हैं उसी प्रकार से दीवार के कुछ लेयर्स यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल गायकवाड़ के समय में जिस प्रकार से यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बसते थे वो लेयर पे मैं फिलहाल मौजूद हूँ और मेरे नीचे की तरफ की बात करें तो अलग अलग 7 जितनी संस्कृति यहाँ पे बस्ती होने के जो अवशेष हैं वो भी पाए गए हैं। मैं नीचे की तरफ भी जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं और अलग अलग संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम गायकवाड़ संस्कृति के बाद यहाँ पे आते हैं तो मुगल संस्कृति उसके बाद यहाँ पे उसके पहले की अगर बात करें तो वो आके बसी थी और फिलहाल मैं जिस लेयर में आके खड़ा हूँ ये मुगल संस्कृति जब यहाँ पे आके बसी थी तब की जो मेरे आसपास की दीवारें हैं, जो लेयर्स आप देख रहे हैं वो तब के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल विभाग के सुपरवाइजर मुकेश ठाकुर ने बताया कि वडनगर में खुदाई और अवशेषों की खोज का काम 2005 से चल रहा था। तब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में दोबारा से काम शुरू हुआ। 2005 से लेके आज तक यानी बहुत सालों से यहाँ पर संशोधन हो रहा है। वो ये जब संशोधन होता है सर तो उसमें बहुत सारे यानी लोगों की जरूरत होती है। ये लोगों के द्वारा एक खुदाई होती है, ये कोई मशीन से नहीं होती। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई है। ये यहाँ पे कोई यंत्र का कोई यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग द्वारा यहाँ पे सीढ़ी रखते जो मंकी स्टाइल में यहाँ पे जो मिट्टी बाहर निकालते थे, वैसे कम से कम 21 मीटर डेप्थ में हम गए। वडनगर में जिस जगह पर प्राचीन पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो जगह प्राचीन समय से वडनगर शहर की सुरक्षा दीवार रही होगी। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि सभ्यताओं के अंत और उदय होने में क्लाइमेट चेंज का असर रहा। यही वजह है कि वक्त के साथ इस सुरक्षा दीवार की अलग अलग लेयर ऊपर उठती गई। तो काफी चौड़ी जो दीवार है वो सुरक्षा कवच के उद्देश्य से वडनगर के चारों तरफ बनाई गई थी, जिसका प्रमाण फिलहाल
हम इस डिज़ाइन से देख सकते हैं। जब ASI ने यहाँ पे काम शुरू किया था 2014 में, उसके बाद 2017 में ये माटी की जो चट्टान थी यहाँ पे पाई गई, और वो जब चट्टान को यहाँ से हटाया गया तो उसके नीचे ये जो पूरी दीवार है वो पाई गई, और इसमें भी लगभग 4 समय के दौरान की जो बातें हैं वो पाई जाती हैं। लगभग 2000 साल पुराना ये पूरा जो लेयर है जो कि सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, वो पूरा जो लेयर है वो पाया गया। बड़नगर में खुदाई में मिले प्राचीन अवशेषों और सभ्यताओं के सबूत सुरक्षित रखने के लिए यहाँ एक विशाल संग्रहालय भी तैयार हो रहा है। यहाँ मिले बौद्ध स्तूप, मिट्टी के बर्तन, औजार, गहने और हथियार यहाँ पर रखे जाएंगे। बड़नगर में सोलंकी राजाओं के बनवाए 12वीं सदी का कीर्ति तोरण और करीब 2000 साल पुराना हाटकेश्वर मंदिर आज भी मौजूद है और लोगों के आकर्षण का केंद्र है। पुरातात्विक विशेषज्ञों का अनुमान है कि बड़नगर में 1400 ईसा पूर्व पुराने मानव सभ्यताओं के अवशेष मौजूद हैं। कैमरामैन जयमिन व्यास के साथ अतुल तिवारी, बड़नगर, आज तक ब्यूरो।